बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यानी हुकूमत ने इकबाल मार्की खानेवाल को सील कर दिया और बदतरीन इसराइल नवाजी का सबूत दिया है। लेकिन मुल्तान में कल हर सूरत में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी इंशाअल्लाह। ये आज के दिन के हवाले से कल रात को सेनेटर मुश्ताक साहब ने स्टेटमेंट जारी किया और मरियम नवाज साहिबा को मुखातिब किया। देखिए, अब मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, बहुत सारी कमिटमेंट आलमी सतह पे दी जा चुकी हैं और अब पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें हैं उन्हें उन कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। चाहे गजा में फ़ौज भेजनी पड़े, चाहे इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने पड़े, चाहे अफगानिस्तान के साथ आपको एक और लड़ाई में कूदना पड़े, चाहे आपको अपनी मादनियात जो है वो सस्ते दामों बेचनी पड़े, वो जो भी है, जो आपने आलमी सतह पे कर लिए हैं वायदे और आलमी सतह पे जो वादे आपने कर लिए वो तो आपको पूरे करने पड़ेंगे। और इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जब जब कोशिश की गई फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने की, पाकिस्तान में उस आवाज़ को कुचल दिया गया और इसकी वजह से इसराइली अखबारात, उनके तज्ज़ियाकार, उनका मीडिया, उनके लोग बहुत खुश हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से उनको अब ठंडी हवा आती है, पहले की तरह वाले हालात नहीं हैं। वो इन हालात को अपने लिए फेवरेबल समझते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है आलमी सतह पे, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। ये पाकिस्तान के लिए एक से बढ़ के एक नया प्रॉब्लम आ रहा है। ये GSP+, ये एक स्टेटस है जो पाकिस्तान के पास है गुज़िश्ता कई सालों से। इस स्टेटस के तहत पाकिस्तान के जो ताजिर अपना माल लेकर जाते हैं यूरोप की मंडियों में, उन्हें टैक्सों से बहुत बड़ी छूट मिलती है और इससे वो ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं। तो पाकिस्तानी ताजिरों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन GSP+ स्टेटस अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो यूरोपीय ममालिक की कुछ शराइत हैं जिनको आपको पूरा करना होता है और उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इंसानी हुकूक के हवाले से हैं। अब यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को GSP+ तरजीही टैरिफ स्कीम के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मज़ीद इकदाम करने की ज़रूरत है क्योंकि इस पर जल्द ही नज़रसानी होने वाली है। अब वो ये पिछले साल भी कह रहे थे, इस साल दोबारा से उनकी ये धमकी आई है कि इंसानी हुकूक के मामलात हों, जबरी गुमशुदगियों का मामला हो और सिविल सोसाइटी। अच्छा, एक और बड़ा पाकिस्तान को फ़ायदा है, पाकिस्तान में जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं ना, ये जब यूरोपीय यूनियन में जाती हैं, अमेरिका में जाती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जाती हैं, तो ये वही बात करती हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत कहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की इंसानी हुकूक की तंजीमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासी जमातों के कंट्रोल में है और इनका एक गठ जोड़ है। ये जो तंजीमें हैं ये बाहर जाके वो पिक्चर ही नहीं बताते जो रियल पिक्चर है पाकिस्तान के अंदर। लिहाजा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की तंजीमों के हवाले से भी बहुत सारा काम होना बाकी है। चंद चीज़ें ये रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये रिपोर्ट ही नहीं करते। ये बताते ही नहीं कि कैसे कत्लेआम हो रहा है, कैसे जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, कैसे मैंडेट चोरी हो रहा है, कैसे जाली मुकदमात में सियासी कारकुनों को उठा उठा कर जेलों में डाला जा रहा है। बहरहाल जो एक रिपोर्ट आई है IMF की, उसने खतरे की घंटी बजाई है। 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उस रिपोर्ट के अंदर है, ये अवैस हमीद साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने उसका खुलासा निकाला है और बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 5 नुक्ते निकाले, किसी ने 7 नुक्ते निकाले, किसी ने 12 नुक्ते निकाले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो नुक्ता है IMF की रिपोर्ट का, ये 180 सफ़हात से ज़ायद की रिपोर्ट है। इसका जो पहला बड़ा नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान का तमाम जो सरकारी सेक्टर है, इसमें हर सतह पर मुसलसल और तबाहकुन किस्म की करप्शन फैल गई है। यानी पाकिस्तान का सारा जो सरकारी स्ट्रक्चर है उसमें बदतरीन करप्शन है इस वक्त और करप्शन ने जड़ें पकड़ ली हैं हर जगह के अंदर। नंबर 2, रियासती इदारों में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल हैं और एहतसाब का फुकदान है। अच्छा, इसमें SIFC का भी हवाला दिया गया। अब जो SIFC का इदारा बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज भी इन्वॉल्व है, आर्मी चीफ भी इसके अंदर शामिल हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है, फौजी अफसरान को, जर्नलों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये SIFC के हवाले से कोई सालाना रिपोर्ट ही नहीं है, ना इसकी कोई कारकर्दगी रिपोर्ट है, इस पर कितना खर्चा आ रहा है, ये कितनी सरमायाकारी लेकर आया, कोई चीज़ नहीं है। तो गवर्नेंस के बड़े सीरियस मसाइल है पाकिस्तान के रियासती इदारों में और किसी किस्म का एहतसाब भी नहीं होता। तीसरा नुक्ता, जो एलीट क्लास है पाकिस्तान की, प्रिविलेज्ड क्लास, जो सबसे हाई क्लास के लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये जो एलीट क्लास है यही पाकिस्तान के हुक्मरान है, यही हुक्मरानी करते हैं, यही इक़्तिदार के अंदर रहते हैं, जो ज़ाती मफादात में मुआशी पॉलिसियाँ बनाते हैं। जैसे कि शुगर वाले हैं, जितने भी शुगर मिल मालिकान हैं वो सारे के सारे हुकूमत के अंदर रहते हैं, सियासी जमातों में शामिल हैं और ये मिलकर हुकूमतें बनाते हैं। इमरान खान साहब के साथ जहांगीर तरीन आए थे
तो वो शुगर माफिया का हिस्सा थे। आज इमरान खान के पास कोई भी एक शुगर माफिया वाला बंदा नहीं बचा, क्योंकि सारे के सारे हुकूमत के साथ चले गए। लिहाजा इस तरह से एलीट क्लास हुक्मरान जो है ये जाती मफादात में मुआशी पॉलिसियां बनाते हैं। इसमें मिसाल दी IMF ने शुगर स्कैंडल का। नंबर 4 जो नुकता उन्होंने उठाया कि पेचीदा टैक्स निजाम करप्शन का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। पाकिस्तान में टैक्स ही कोई नहीं देता। जो ताकतवर आदमी है, जो बड़ा आदमी है, वो टैक्स देता ही नहीं। डायरेक्ट टैक्सेस का कोई सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में। वो तरीका एक ही है, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगाई जाओ, गरीब आदमी पे टैक्स लगाई जाओ, पेट्रोल बिजली और गैस महंगा करते जाओ। कोई टैक्स की इस्लाहात पाकिस्तान में की नहीं गई। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारे अदवार आए, लेकिन किसी दौर में भी टैक्स की इस्लाहात नहीं की गई। इमरान खान साहब ने जब इसका नाम लिया तो उसके बाद पाकिस्तान में उस वजीर को ही तब्दील करना पड़ गया, क्योंकि माफिया इतने जबरदस्त तरीके से हमला आवर हुआ था। फिर उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, लेकिन फिर भी मईशत तो चल ही रही थी इमरान खान के दौर में। अभी तो सत्ता ही बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पकड़ के। बहरहाल पेचीदा टैक्स निजाम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर लोग टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बदले में लोगों को फायदा भी मिलता है। पाकिस्तान में यह निजाम भी खराबी का शिकार है। नंबर 5, अदालती निजाम में करप्शन और पेचीदगी सरमायाकारी में रुकावट है। अब इस पे बड़ा डिटेल उन्होंने लिखा है कि अदालतों का तो बेड़े ही गर्क हो गया। पूरी दुनिया में आप जहां पे भी अपना सरमाया लेकर जाते हैं ना, अपना पैसा लेकर जाते हैं, आप इस बुनियाद पर लेकर जाते हैं कि अगर किसी ने मेरा पैसा छीनने की कोशिश की तो वहां का अदालती निजाम ऐसा है कि मैं अपना पैसा बरामद कर लूंगा। आप गल्फ कंट्रीज में चले जाए ना, किसी का आपने पैसा देना है, आप उस मुल्क से बाहर नहीं निकल सकते। आपका फर्ज करें रोड पे एक चालान हुआ है ना, तो एयरपोर्ट पे आपको रोक लेंगे, जनाब आपका चालान हुआ है, आपने वो चालान जमा नहीं करवाया, पहले आप चालान के पैसे ये साथ वाले काउंटर पे जमा करवाएं, उसके बाद फिर आप अपनी फ्लाइट पे बैठ के जाएंगे। ये हुआ मेरे साथ। मेरा एक दोस्त ट्रेवल कर रहा था तो अचानक उसको रोक लिया उन्होंने इमिग्रेशन पे। मैंने कहा जी आपको क्यों रोका? उसने कहा जी मेरे चालान पेंडिंग है 1-2, मैं वो जमा करवा के आता हूं। वो गए, जाकर उन्होंने चालान पेंडिंग तो थे वो जमा करवाए। इसी तरह अगर किसी का पैसा लेकर आप भाग रहे हैं तो वहां पे बड़े सख्त कवानीन है, वहां की अदालतें इंसाफ देती हैं, हालांकि वहां डिक्टेटरशिप है। लेकिन अदालती निजाम में करप्शन और पेचीदगी सरमायाकारी में बहुत बड़ी रुकावट है पाकिस्तान में। एक तो ये भी आ गया। नंबर 6, आवाम हर काम के लिए सरकारी दफातर में रिश्वत देने पर मजबूर हैं। इससे पूरा का पूरा आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाता है। जब आम आदमी अपने हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देता है ना, तो उसका इदारों पर से, सिस्टम पे से एतबार उठ जाता है और फिर मुल्क के अंदर लोगों की इनपुट खत्म हो जाती है। लोग मायूस हो जाते हैं, लोगों को लगता है ये आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, ये निजाम ऐसे ही चलेगा। लोग रोजाना अपने छोटे बड़े कामों के लिए रिश्वत देते हैं, और जब वो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाते हैं तो पूरी सोसाइटी के अंदर रिश्वत का एक कल्चर आम हो जाता है, लोगों की इखलाकियात तबाह हो जाती हैं। बहरहाल ये IMF की ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया, और एक और भी उन्होंने बताया कि जो उनकी रिपोर्ट के आखिरी जो 4 माह थे, उन्होंने बताया जो उनकी रिपोर्ट के 4 माह थे उसमें 33% मुल्की कर्जे बढ़ गए। ये 4 माह में 33% उन्होंने बताए, और 100% कर्जे इन्होंने बढ़ा लिए गुज़िश्ता 3 साल में। यानी पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया, उतना कर्जा इन्होंने गुज़िश्ता 3 साल में तकरीबन उसके बराबर कर्जा इन्होंने ले लिया। ये इन्होंने पाकिस्तान की हालत की है, और इसको ख्वाजा आसिफ बड़े शौक से हाइब्रिड रेजीम कहते हैं। नाज़रीन, एक और खबर है, लंदन में या यूरोप में, पूरे में हर जगह पे जो है वो अब 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज पाकिस्तानी इज्तिमात करने जा रहे हैं, एहतजाजी इज्तिमात करने जा रहे हैं कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में जो कत्लेआम हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। ज़्यादातर मुल्कों में 22 और 23 तारीखें जो हैं वो इसके लिए चुनी गई हैं। वजह यह है कि 22 और 23 को सैटरडे और संडे है, तो यहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। लंदन में एतवार वाले दिन ह्यूमन चेन बनाई जाएगी, यानी इंसानी हाथों की जंजीर। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फैसला किया है कि वो बरतानिया के शहर लंदन में 23 नवंबर को दोपहर इंसानी हाथों की एक जंजीर बनाएंगे। ये फैसला किया गया लंदन में, जबकि यूरोप में, अमेरिका में और दीगर कई ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे अभी शेड्यूल हो रहे हैं और प्रोग्राम तश्कील दिए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में इस हवाले से अभी तक कोई बड़ा प्रोग्राम सामने नहीं आया। अभी तक नहीं बताया गया कि कौन सा प्रोग्राम पाकिस्तान में होगा, किस लेवल का होगा और किस जगह पे होगा। अभी तक तो इसके बारे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जुनैद सलीम साहब ने एक खबर दी है, नाज़रीन, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं। थोड़ा उनके प्रोग्राम में मज़ा होता है, लेकिन क्योंकि जर्नलिस्टिक उनका बैकग्राउंड है तो खबरें उनके पास आती रहती हैं। उन्होंने कहा जी कि एक गैर मुल्की सफ़ीर ने, जो बड़ा ताकतवर मुल्क का सफ़ीर है, उसने हुकूमत से रब्ता किया। जब उसने देखा कि इमरान खान की बहनों के साथ क्या हुआ तो उसके बाद रब्ता किया,
और इस मुल्क पर या इस मामले पर अपने मुल्क की जानिब से उन्होंने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं जनाब और नाखुशी है। हुकूमत ने कहा जी हम मुलाकातें भी करवा देंगे, जो हुआ इसका अदाला भी कर देंगे, तलाफ़ी कर देंगे, हमें अब 30 दिन का वक्त ले लें। अब सफ़ीर ने कहा जी 30 दिन का वक्त का किस जवाब पे आप 30 दिन का वक्त मांग रहे हैं? 30 दिन का वक्त हुकूमत मांग रही है। मैंने आपसे बताया था ना कि जब तक के जो फील्ड मार्शल है उनकी चीज़ें सीधी नहीं हो जाती तब तक के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी, और जब तक ये कुछ आलमी सतह पे जो गेम है उस पूरे को अपने कंट्रोल में नहीं कर लेते तब तक इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी। अब नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट का अगला टारगेट क्या है? देखें, जो अलग अलग जगह पे टारगेट होते हैं ना, बैरून मुल्क अलग टारगेट है, अंदरून मुल्क अलग टारगेट है, तो यहां पे अब 18वीं आईनी तरमीम को निशाना बनाया जाएगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। 18वीं आईनी तरमीम जिसके तहत सूबों के पास इख्तियारात मौजूद हैं और कुछ सूबाई खुद मुख्तारी जो सूबों को मिली है वो 28वीं आईनी तरमीम के जरिए मिली है, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान की तकरीबन सारी सियासी जमातें लेती है। अब 28वीं आईनी तरमीम पे एस्टेब्लिशमेंट की अगली नजर है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि 27वीं तरमीम पे काम हो रहा है, जिस दफ्तर में काम हो रहा है वो अलग दफ्तर है, सियासतदानों को कुछ पता नहीं है, लेकिन यह फैसला हो गया कि 28वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। कब लाई जाएगी इसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं, और अभी तो सेलिब्रेशन मोड में सारे के सारे जश्न मना रहे हैं। दिसंबर के महीने में या उसके मिड में जाके काम शुरू होगा 28वीं आईनी तरमीम पे, और फिर आप देखेंगे बड़ी तेजी से ये मामला भी आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने खत लिखा है मरियम नवाज को, और खत के अंदर उन्होंने चंद चीजें जो हैं वो मरियम नवाज के सामने रखी हैं, क्योंकि जो अडियाला जेल है वो पंजाब हुकूमत के अंडर आता है इलाका, तो इसलिए मरियम नवाज को खत लिखा। खत में आपको बताया तो उसके मंदरजात क्या है, वो खत के अंदर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा जी कि इमरान खान के अहले खाना खुसूसन उनकी बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद रोका गया, बदसलूकी का निशाना बनाया गया और बुजुर्ग खवातीन को 1 किलोमीटर दूर सड़क पर बिठाया गया, जो गैर इंसानी, गैर इखलाकी और अदालती अहकाम की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत पंजाब से 4 मुतालबात किए। नंबर 1, अदालती अहकाम पर फौरी अमल दरामद किया जाए। नंबर 2, बदसलूकी के जिम्मेदारों को उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नंबर 3, जेल और पुलिस को वादे हदायत जारी की जाए। नंबर 4, मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए, जो तरीक़ाकार है। और यह भी बताया गया कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म है और उस जमात के कायद हैं जिसके मैंडेट के तहत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कायम है, लिहाजा उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेकर कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार को यकीनी बनाएगी। ये नाज़रीन ख़त लिखा है सुहेल अफरीदी ने। नाज़रीन, एक खबर जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में भी है, और इनके हवाले से जो खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयान से मुताल्लिक जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय आई थी उसको 4 दिसंबर तक के लिए मुअत्तल कर दिया है, और इस पे जो है वो वकील आए और आकर अदालत को मुतमईन करें कि किन हालात में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल FIA या पुलिस को सिफारिशात दे सकती है। देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मामला बड़ा अजीब है। जय्यद उलमा इकराम बार बार कह चुके हैं कि उनको जो है वो सजा दी जा रही है सिर्फ उलमा की मुखालफत की, क्योंकि वो बहुत खुलकर उलमा के खिलाफ या उनके नज़रियात के खिलाफ बात करते थे, बड़े वोकल वो आलिम दीन है, लिहाजा उनको एक मुखालफत पैदा हो गई बाकी मौलवियों से, और फिर वही जो आपस का झगड़ा है उसकी वजह से उनके ऊपर ये केस बनाया गया। ज़्यादा उलमा इकराम का ये मौक़िफ़ है जो न्यूट्रली ये बात करते हैं। बहुत सारे लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन अब अदालत से एक उम्मीद पैदा हुई है। मेरे ख्याल में अगर तो ये आपसी लड़ाई का मामला है, क्योंकि मैं ज़्यादा दीनी मामलात में जानता नहीं हूँ, लेकिन जितने उलमा इकराम से मैंने सुना उन सब ने कहा कि जी ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मामला जो है ये ज़ाती नापसंदीदगी का मामला है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लग गए हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय के हवाले से हाई कोर्ट ने जो उनकी राय को मुअत्तल किया है, इसके बाद 4 तारीख को दिसंबर की क्या चीज़ निकलती है और मामला कहाँ जाता है। बहरहाल उनकी जमानत के लिए कोशिश की जा रही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है उनको रिहा किया जाए। देखते हैं कि ये केस किस सिमत आगे बढ़ता है। नाज़रीन, एक और खबर, और ये बड़ी खबर है। खबर यह है कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए हैं और इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया है। ये चारों जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इसहाक खान और जस्टिस सिमन रफ़त इम्तियाज साहबा। मेरे ख्याल में इसमें जो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हुए हैं या जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उन दोनों को वकील बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतमुल्लाह साहब को चाहिए कि वो इसमें वकालत करें, अगर तो कोई कानून में गुंजाइश है तो।
दूसरा देखें, ये सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए तो एक दरखास्त हो सकती है। मुझे इस मौका पर इस माहौल में ऐसा दिखाई नहीं देता कि इन जजेस को कोई इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। आखिरी एक खबर है नादरीन के ये इस किस्म की चहमगोइयां हो रही हैं कि शायद महमूद खान अचकजई साहब की जगह पे जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसकी सरबराही फजल रहमान साहब को दे दी जाए, क्योंकि अचकजई साहब जो है उनको बनाया जा रहा है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में। इस किस्म की चहमगोइयां हो रही हैं, लेकिन इनकी सदाकत क्या है इस पे अगले वीलॉग में तफसीली हम बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।